Hello, hello, am I audible? Hello, am I audible? Yes, sir. What is marginal rate of technical substitution? This marginal rate of technical substitutions, which is called MRTS, okay, it shows that describe the rate at which one factor will decrease to be able to maintain the same level of efficiency with another price rises. जैसे देखो, it shows how much one input like labor can be reduced when one more unit of another input like capital is added while keeping the total output constant. इसे कहते हैं marginal rate of technical substitution, जहां पर कोई एक इनपुट स्पेशली लेबर को हम रिड्यूस करते हैं और कैपिटल रिसोर्स ऐड करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो आउटपुट है वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है. इसका मतलब है when one factor will decrease and there is an rise of another including or includes of another factor, then also if the efficiency level remain the same, then that is called marginal rate of technical substitution in economic formula. These all are the formulas, okay, these all are the formulas. तो देखो, let us calculate this substitutions by capital in the production process. तो एक substitutions हमने ऐड किया है, क्या लेबर एक घटा दिया है, एक और लेबर लेने की जगह पर हम दूसरा सब्स्टिट्यूशंस ले लिए, एंड वो सब्स्टिट्यूशंस क्या है? द सब्स्टिट्यूशन इज कैपिटल. इसके बावजूद भी देखो आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, आउटपुट रिमेन द सेम. इस थीसिस को या इस फॉर्मूला को ही मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस कहा जाता है. जैसे कॉम्बिनेशंस ऑफ ए, कैपिटल 1,00,000, लेबर 20, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देयर इज नो चेंजेस. नेक्स्ट बी, कैपिटल 2,00,000, लेबर घटा दिए, 5 लेबर हमने घटा दिए, सब्स्टिट्यूशंस के तौर पे कैपिटल हमने 1,00,000 रुपया एक्स्ट्रा लगा दिया, तो हमारा आउटपुट कितना आ रहा है? 5:1, 5:1, ठीक है, रेशियो एमआरटीएस आ रहा है. मार्जिनल टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस में 5:1 लेबर आ रहा है, 5:1 आ रहा है, ठीक है. नेक्स्ट है सी, देखो उसी तरह से कैपिटल 3, लेबर हमने घटा दिया, उसका एमआरटीएस जो है वो 4:1 रेशियो में डिवाइडेड हो रहा है. मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इसी तरह से जाता है और इसी चीज को हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस कहते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड मैम. नाउ the marginal rate of technical substitution, so how much one of one input like labor can be reduced when one more unit of another input like capital is added. ये MRTS सोर्स करता है while keeping the total output constant. जैसे सिंपलर देखो कैलकुलेशंस दिया है, कैपिटल इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 2 प्लस 1 कैपिटल इंक्रीज हुआ, ठीक है, लेबर डिक्रीजेस हुआ 20 से 15 माइनस 1 पे चल गया है, तो एमआरटीएस मतलब 5:1. इसका मतलब क्या है? कैपिटल 5:1 का मतलब 5 हम यहां लेबर ले लेते हैं, इस 2 मतलब डिवाइडेड बाय प्लस 1 मतलब कैपिटल यहां पर इंक्रीज हो रहा है. ये स्टेप को इस तरह से एमआरटीएस के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है. मीनिंग टू रिप्लेस 1 यूनिट. अब इसका मतलब क्या है? व्हाट इज 5:1? देखो यहां दिखा है, टू रिप्लेस 1 यूनिट ऑफ कैपिटल
वी मस्ट गिव अप 5 यूनिट्स ऑफ लेबर। यहां लिखा क्या है चीज को देखो, टू रिप्लेस 1 यूनिट ऑफ कैपिटल। अगर मुझे 1 यूनिट कैपिटल घटाना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे 5 लेबर डिक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके मेरा जो पोजीशंस है वो इक्वल रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब 1 लाख के लिए मुझे 5 लेबर को सब्सटीट्यूट में डालना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा। इस थ्योरीज को हम MRT टेक्निकल सब्सटीट्यूशंस कहते हैं और इसी का फॉर्मूला है। एक और देखो, फ्रॉम B टू C कैपिटल इंक्रीजेस फ्रॉम 2 to 3, तो यहां भी एक कैपिटल एक्स्ट्रा हम जोड़ रहे हैं। लेबर डिक्रीजेस फ्रॉम 5 to 11, माइनस में चला गया लेबर, 4 लेबर हम डिक्रीज कर दिए, तो MRTS क्या होगा, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन होगा 4:1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4:1? मतलब 1 यूनिट कैपिटल ऐड करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए हम 4 लेबर्स को हटा दे रहे हैं, ताकि हमारा बैलेंस जो है वो बना रहे। ये एक और एग्जांपल है, समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? दिस ऑल आर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। कम टू द नेक्स्ट, सेम एज वाइस वर्सा। ठीक है, डी से ई देखो सेम फॉर्मूला, फिर ई से एफ देखो सेम प्रोसीड्यूर्स। ऑब्जर्वेशंस क्या है देखो, MRTS कीप डिक्रीजिंग एज वी मूव डाउन द टेबल। इसका मतलब क्या है देखो, ऑब्जर्वेशन में ये देखा जा रहा है कि MRTS जो है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है एज वी गो डाउन टू द टेबल। जैसे जैसे हम टेबल्स के नीचे जा रहे हैं वहां MRTS का डिक्रीजिंग हो रहा है। पहले 5:1 था, उसके बाद 4:1 हुआ, उसके बाद 3:1 हुआ, उसके बाद 2:1 हुआ, इसके बाद 1:1 हुआ। व्हाट डज इट मीन? एक चीज आप गौर किए, आपका जो कैपिटल है, देयर इज नो चेंज इन द कैपिटल, 1 1 1 1, बट लेबर वी डिक्रीज टू कीप द बैलेंस। लास्ट में देखो 1:1 ही आ गया है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन में लास्ट 1:1 आ गया है, मतलब हमारा बैलेंस बिल्कुल बड़ा है, एकदम बराबर है, बिल्कुल बराबर। क्लियर? अगर एक जगह बैलेंस, बिन बैलेंस में जो, अगर एक जगह पैसा को तोले और एक जगह लेबर्स को तोले, तो बैलेंस बराबर होना चाहिए। बैलेंस बराबर करने की क्या करेंगे, हमें सब्सटीट्यूशंस लाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हमारा कैपिटल्स हम ला रहे हैं, उसी तरह से लेबर हम घटा रहे हैं, लास्ट में जाके द पोजीशंस विल बी इक्विलिब्रियम पोजीशंस। ओके, दिस मीन इनिशियली, देखो लास्ट में लिखा है दिस मीन, इसका मतलब क्या है, इनिशियली लेबर कैन बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल, later it became harder to replace labor by capital without reducing the output। पहले वेरी इजीली हम लेबर को रिड्यूस कर रहे थे 5:1, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया 4:1, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया 3:1, उसके बाद 2:1, उसके बाद 1:1, और आगे हम रिप्लेसमेंट कर ही नहीं सकते हैं। We cannot replace neither the capital nor the labor। इसके बाद क्या रहेगा, 0 आ जाएगा। तो अब क्या है, यहां पर लास्ट में ऑब्जर्वेशन में ये बताया जा रहा है, now if you want to keep the maintain the balance between marginal rate of technical substitutions or between the labor and capital, you need to reduce or cut short the output। अब आपको आउटपुट में कट करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई जगह नहीं बचा है हम जहां रिड्यूस करें। क्या है, हमें फिर अपना आउटपुट को रिड्यूस करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? एक्सप्लेन कर पाए हो? समझ में आ गया? यस सर। ठीक है मैम, नेक्स्ट स्लाइड। हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस कंक्लूजन, मार्जिनल टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस। अच्छा, अरे और भी है। ओके, कहां से स्टार्ट करना है? आइसो कॉस्ट। मैंने जैसे ब्लैंक देखा, मैंने सोचा खत्म हो गया। ओके चलिए, आइसो कॉस्ट refer to that cost which curve the represent
or the combinations of input that cost the same total amount. इस चीज को थोड़ा इजी वे में समझ पढ़ाए थे कल, आज आइसो कॉस्ट है. तो व्हाट इज आइसो कॉस्ट? आइसो कॉस्ट जो कर्व है इज ए प्रोड्यूसर्स बजट लाइन. सर आपका वॉइस ब्रेक कर रहा है सर. इज प्रोड्यूसर बजट लाइन. आइसो कॉस्ट इज अ प्रोड्यूसर्स बजट लाइन. ठीक है, प्रोड्यूसर्स का वो बजट लाइन है. ठीक है, वाइल आइसोक्वेंट इन डिफरेंट. ठीक है, अब आइसो कॉस्ट क्या है? इट इज अ कर्व which shows various combinations of inputs that cost the same total amount. जैसे for the two production input, labor and capital, with fixed unit cost of input, the iso cost curve is a straight line. ठीक है, हमेशा देखिएगा आइसोक्वेंट हमने कल पढ़ाए थे तो वहां पर देखिएगा कर्व बना था, लेकिन आइसो कॉस्ट में कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन बनता है. व्हाई? बिकॉज इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट, दैट कॉस्ट द सेम टोटल अमाउंट. बहुत सारा इनपुट, फॉर एग्जाम्पल मैंने लेबर लेके आया है, मैंने मशीनरीज लाया, मैंने और थोड़ा सा कुछ और प्रोडक्शंस मटेरियल्स मैंने उसमें डाला, इनपुट और डाला, जिसका कॉस्ट सेम पड़ रहा है मुझे. इसी चीज को हम आइसो कॉस्ट कहते हैं, जहां पर वेरियस कॉम्बिनेशंस होता है ऑफ इनपुट बट द कॉस्ट ऑफ द टोटल रिमेन्स है. अभी ऑडिबल है सर? फिर से ब्रेक हो रहा है आपका वॉइस. हेलो, नाउ इट इज ऑडिबल? नो सर. हेलो, तो नो सर कैसे सुन रहे हो फिर? सर ब्रेक होके आ रहा है ना, इसीलिए बोल रहा मैं. अभी अच्छा, अभी क्लियर है? थोड़ा सा और ये कीजिए सर. और क्या हाँ करें? सर, हाँ सर ठीक है. आइसो कॉस्ट क्या है? आइसो कॉस्ट हम जितने भी इनपुट्स डाल रहे हैं, लेबर हुआ, लैंड हुआ, कैपिटल हुआ, जितने भी इनपुट्स हम डाल रहे हैं, इसका सम टोटल कॉस्ट सेम हो रहा है. इसी चीज को हम आइसो कॉस्ट कहते हैं. सिंपल वे में समझे. अब यहां पर क्या लिखा है देखो, आइसो कॉस्ट refers to that cost curve that represents the combinations of input that will cost the producer the same amount of money. जितने भी हम इनपुट्स लगा रहे हैं, दे रहे हैं, प्रोड्यूसर को सेम अमाउंट आ रहा है. इसी चीज को हम आइसो कॉस्ट कहते हैं. इन अदर वर्ड, ईच आइसो कॉस्ट डिनोट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ टोटल कॉस्ट. इस लाइन को ध्यान से समझो. इन अदर वर्ड, ईच आइसो कॉस्ट denote a particular level of total cost for a given level of production. ठीक है, if the level of the production changes, the total cost changes and thus the isocot curve moves upward and vice versa. अगर हम isocot में थोड़ा सा भी चेंजेस लाते हैं, then suddenly isocot पर चेंजेस होगा. कैसे होगा? नीचे से ऊपर तक चेंज हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला पोर्शन चेंज हो जाएगा. देखो IC 302.2, मैम इसका कुछ रेफरेंस है? इस डायग्राम को बताने के लिए कुछ आपने एग्जांपल क्रिएट किया है? चलिए अब इस चीज को मैं समझा देता हूं. अब हमको जैसे यहां पर IC 303 लिखा हुआ है, ये है यूनिट्स ऑफ कैपिटल. दीज आर यूनिट ऑफ कैपिटल. ठीक है, IC3, IC2, IC1. तो ये IC1 हम पकड़ लेते हैं प्रिलिमिनरी स्टेज, IC2 पकड़ लेते हैं उससे थोड़ा अपर लेवल स्टेज, और IC3 एडवांस लेवल है. ओके, इसलिए 1.0, 1.5, 2.0. अब लेबर आ जाते हैं, यूनिट्स ऑफ लेबर. यूनिट्स ऑफ लेबर यहां पर डिनोट नहीं है. यूनिट्स ऑफ लेबर को हम Q1, Q2, Q3 से डिनोट करते हैं. ओके, नाउ चेक इन द फर्स्ट डायग्राम Q1 में देखो, जहां पर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है. देयर इज नो सडन चेंजेस फ्रॉम Q1 टू IC1.
That is why the line remained the straight. But suddenly in the IC2 कैपिटल में कुछ चेंज हुआ है, कैपिटल कुछ ज्यादा लगाए हैं, लेबर को हमने कुछ घटा दिए हैं या कम कर दिए, तो देखो आइसोक्वेंट का जो स्ट्रेट लाइन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों? यहां पर मेंशन क्या है, जहां भी चेंजेस होगा आइसोक्वेंट में उसका जो कर्व बनता है ऊपर में चेंज होगा, स्ट्रेट लाइन के एबव पार्ट ऊपर वाला पोर्शंस में चेंज होगा। तो लाइंस देखो यहां ऊपर जा रहा है। थर्ड नंबर में देखो ज्यादा चेंजेस हुआ है कैपिटल में। थर्ड नंबर 1.1 और 1.5 के बीच में देखो गैप्स कम है, लेकिन जैसा ही कर्व 2.0 में जाता है, फ्रॉम 1.05 से 2.0 ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है। इसका मतलब कैपिटल या फिर यूनिट्स ऑफ लेबर चेंज हुआ है, जिसकी वजह से यहां पर इतना सारा गैप्स आया है। Am I clear? These all are mathematical calculations. यहां पर उसके देखो क्या लिखा है, चेंज क्यों हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, इस लाइन को पढ़ो, इन अदर वर्ड्स ईच आइसोकोन डिनोट्स, okay, each isocost denote a particular level of total cost for a given the level of production changes. The total cost changes and thus the isocont curve moves upward and vice versa. जितना टोटल कॉस्ट चेंज होगा उतना ही ज्यादा आपका आइसोकॉन्ट का जो कर्व है उसमें चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। या तो हो सकता है कैपिटल में चेंज हो रहा है, या हो सकता है हम लेबर में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल कहीं पर भी ज्यादा करते हैं या कम करते हैं, उसका इंपैक्ट जो होता है आइसोकॉस्ट पर पड़ता है, लाइन और स्ट्रेट ऊपर की ओर चला जाता है। दिस वन क्वेश्चन, सो बेसिकली यू आर सेइंग कि दोनों सेम अमाउंट से चेंज होता है। मैं बेसिकली नहीं कर रहा हूं, as per the diagram, as per the definition. Yes, sir, that's what I'm asking. Ki they change with the same amount, no? Yes. Okay. They change with the same. How you? They change with the same. They isoquant. What is the definition of isocost? First of all, understand what is isocont. Isocost line, which are represent the combinations of input that a firm can purchase for a given total cost. For example, cost of labor and capital. With this different point on the line representing different combination of input and yield the same total cost. What does it mean? यहां पर देखो दो चीज दिया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस चीज को आराम से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हम डेफिनेशन में जाते हैं। आइसोकॉस्ट का डेफिनेशन क्या है? द कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट, जो भी कॉम्बिनेशन इनपुट्स हम डाल रहे हैं, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे लैंड हो, चाहे लेबर हो, हम जब टोटल करने के लिए बैठ रहे हैं कि हमारा खर्चा कितना पड़ा, तो देखा जा रहा है कि लैंड में भी उतना ही खर्चा आ रहा है, लेबर में भी मेरा उतना ही खर्चा आ रहा है, और कैपिटल में भी मेरा उतना ही खर्चा आ रहा है। तो जब ये परिस्थिति क्रिएट होगा, ये सिचुएशन क्रिएट होगा, यहां पर हम जितने भी इनपुट्स डाल रहे हैं, लेकिन मेरा टोटल जो कॉस्ट है वो सेम अमाउंट में आ रहा है, इस प्रोसेस को, इस सिचुएशन को आइसोकॉस्ट कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर है? सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर करो। Is it clear, Ioni sir? The definition is clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Now come to the diagram part. See the diagram. IC का मतलब होता है units of capital. Changes देखो. Just come to the left, towards left side. 1, 1.5, 2.0. Now look at the difference of 1.5 से 2.0. इसका मतलब है 1. IC मतलब capital 1 preliminary stage, capital 2 is also next stage, but when it comes to capital 3, then there is a vast gap between 1.5 and 2.0. 1.5, sorry, IC3 2.0 इनकी with the labor. इसका मतलब क्या है? अगर आइसोकॉस्ट में आप थोड़े से भी अप्स या डाउन करते हो, कैपिटल इनपुट्स आपने ज्यादा डाला, कम डाला, कुछ भी अगर फ्रैक्शन चेंजेस करते हो, तो ये आइसोकॉस्ट का जो स्ट्रेट लाइन है ये थोड़ा सा फैल जाएगा।
आइसो कॉस्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन पर ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा गैप बन गया। देखो 1.5 से 2.0। तो अगर डायग्राम आपसे पूछा जाए अयोनी सर यहां कहां चेंजेस हो रहा है, तब आप दिखा पाइएगा सर ये 1.5 और 2.0 के बीच में चेंजेस हुआ है। बिकॉज एज पर द रूल आइसो कॉस्ट उस चीज को कहते हैं जहां हम जितने भी इनपुट्स डालेंगे अपने प्रोडक्शंस में, हमारा खर्चा उतना ही रहेगा, इक्वल रहेगा, बैलेंस शीट बिल्कुल बराबर रहेगा। लेकिन चेंजेस तब होगा हम अगर कुछ इनपुट्स में ऊपर नीचे करते हैं, तब क्या होगा, गैप्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गैप्स दिखाऊं, कहां पर ज्यादा गैप्स बन रहा है, तो ये IC2 और IC3 के बीच में गैप्स बन रहा है। इसका मतलब ये है ये जो गैप बना है यहां पर कुछ चेंजेस हुआ है, आइदर इनपुट्स और कैपिटल और लेबर और लैंड या फिर रिसोर्सेस, तब जाके ये गैप्स बना है। लेकिन एक और खासियत है, आइसो कॉस्ट नेवर एवर कैन बी शोन इन ए कर्व लाइन, इट शुड ऑलवेज मेंटेन अ स्ट्रेट लाइन। एम आई क्लियर? अब क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नाउ इट इज क्लियर टू यू? ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। देखो ये जैसे मैंने बताया एक्सपेंशन पाथ हो रहा है। देखो लेट अस कम विद द लीस्ट कॉस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। देखो द मैन्युफैक्चरर, पहले ऊपर वाला पढ़ो तब नीचे समझ में आएगा। लेट्स रीड दिस वन। द मैन्युफैक्चरर हैज टू प्रोड्यूस अ लोअर कॉस्ट टू अटेन हायर प्रॉफिट। ये पहले लाइन से क्या होता है हमें सब फर्ज करो हमारे घर में कुछ फंक्शंस हो रहा है, एकदम बेस से बता रहा हूं। हमने पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैटरिंग्स वाला को दे दिया, खाने का जो जितने भी अरेंजमेंट्स है वी हैव कैटरिंग वाला को दे दिया। अब जानते हो कैटरिंग्स वाला का फंडा क्या है, जितना कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर पाए। ठीक है, इसीलिए जो कैटरर्स होते हैं वो पर प्लेट के हिसाब से पैसा लेते हैं। अगर वो पर प्लेट के हिसाब से पैसा लेते हैं, अगर फर्ज करो कोई गेस्ट एब्सेंट है, वो उसका प्रॉफिट हो जाता है ना कैटरिंग्स वाला का। तो यहां पर हाँ उनका, अगर आपका कोई अगर गेस्ट एब्सेंट रहा कोई भी फंक्शन में, सपोज कोई फंक्शन है गेस्ट एब्सेंट रहा, तो दैट विल गोइंग टू काउंट एज अ प्रॉफिट इन फॉर द कैटरिंग एंड सर्विसेज। वो एक प्रोडक्शन है, वही चीज लिखा हुआ है। द मैन्युफैक्चरर हैज टू प्रोड्यूस एट लोअर कॉस्ट। वो कम से कम में कितना अच्छा कर दे और अपना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा ले, यही उसका मोटो होता है। तो ये सिर्फ कैटरिंग वाला का नहीं है, एवरी प्रोडक्शन टीम, एवरी प्रोडक्शन हाउस हैज द इंटेंशन इन देयर माइंड्स दैट विथ मिनिमम कैपिटल आई हैव टू प्रोड्यूस अ हायर रिटर्न्स। ठीक है, नाउ the isoquant and isoquant can be used to determine the input usage that minimize the cost of production, where the slope of isoquant is equal to the isocost that lies the lowest point of cost production. अब यहां पर चेंजेस क्या दिखा रहा है, देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा है, नेक्स्ट लाइन पढ़ो आफ्टर द फुल स्टॉप। आइसोक्वेंट एंड आइसोक्वेंट्स, एक सिंगुलर एक प्लूरल। इसका मतलब क्या है, आइसोक्वेंट अगर हम लेबर पकड़ लेते हैं, आइसोक्वेंट्स कुछ मशीनरीज कैपिटल इंक्लूडेड है, इसलिए प्लूरल लिखा गया है। कैन बी यूज टू डिटरमाइन, यूज कर सकते हैं, क्यों करते हैं, टू डिटरमाइन द इनपुट यूसेज, कितना हमारा रिसोर्सेस इसमें लगा, दैट मिनिमाइज द कॉस्ट, कितना हमारा रिसोर्सेस लगा, ये हम आइसोक्वेंट और आइसोक्वेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि मेरा जो मिनिमम कॉस्ट है, हम कितना मेरा खर्चा चला, कितना मेरा खर्चा आया, ये हम इससे मेजर कर सकते हैं। जहां पर द स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट इज इक्वल टू आइसोकॉस्ट, जहां पर जितना स्लोप बना है, ये जितना भी स्लोप है इक्वल है आइसोकॉस्ट। मतलब आइसोक्वेंट मतलब फर्स्ट करो मेरा मेरा इनपुट्स लेबर हुआ, लैंड हुआ, और आइसोकॉस्ट मेरा फर्स्ट करो मेरा पैसा कितना लगा। देयर लाइज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
ठीक है, जैसे अब आ जाते हैं इस डायग्राम में। देखो देखो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट लेबर, यहां पर कैपिटल, IC3 मतलब एडवांस्ड लेवल, IC2 मतलब उसका नीचे वाला लेवल, IC1 मतलब यूनिट्स ऑफ कैपिटल 1। पहले आइसो कॉस्ट को पकड़ लेते हैं। आइसो कॉस्ट देखो, चेंजेस देखो, पहला में कोई चेंज नहीं हुआ, लेबर में कोई चेंज हुआ, लेबर इक्वल टू कैपिटल बराबर है। दूसरा में भी लेबर इक्वल टू कैपिटल बराबर है। तीसरा में भी देखो लेबर इक्वल टू कैपिटल में थोड़ा सा फर्क हुआ है। अब इसके अंदर में जो कर्व बना है, इसके अंदर में जो एक्सपेंशन बना हुआ है, कितना एक्सपेंशन हुआ है, इसका मतलब एक्सपेंशन का मतलब मेरा खर्चा कितना आया है। ये लेबर और कैपिटल मिला के मैंने जो कुछ प्रोडक्ट कर रहा हूं, कुछ नया प्लान कर रहा हूं या प्रोडक्ट खर्चा किया हूं, इसका कितना खर्चा आया है, ये आप एक्सपेंशन से, ये कर्व लाइन से पता कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज गौर करो, यहां जो IC1 है, इसके अंदर में जो कर्व बना हुआ है, ठीक है, इसका अंदर में जो कर्व बना हुआ है, ये कम हुआ है एज कंपेयर टू द क्यू लेवल, एज कंपेयर टू द क्यू लेवल। अब देखो कर्व में जो क्यू लेवल का जो कर्व है, वो ज्यादा कर्व दिखा रहा है एज कंपेयर टू द पी लेवल। तो यहां पर थोड़ा सा ज्यादा मेरा खर्चा हुआ है, दिखाई दे रहा है इस जगह पर। लास्ट में देखो एक्सपेंशन पाथ बहुत ज्यादा हो गया है, एक्सपेंशन पाथ मेरा ज्यादा, कर्व बहुत ज्यादा हो गया है। इसके बाद कोई लाइन नहीं है, मींस हियर इज द एक्सपेंशन। ये जो लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, इट शोज द एक्सपेंशन, ये मेरा खर्चा हुआ है। इसका मतलब मैं जब 1 में था, मेरा कैपिटल 1 में था, मेरा मिनिमम खर्चा हुआ है। 1.5 में मेरा कुछ हद तक खर्चा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे मेरा कैपिटल और मैंने इंक्लूड किया, मेरा यूनिट्स ऑफ लेबर और मैंने कम या ज्यादा कुछ भी किया, मेरा एक्सपेंशन पाथ बहुत ज्यादा हो गया है। इट बिकेम्स 40,000 यूनिट्स। इसका मतलब फर्ज करो मेरा 40,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा हो गया कैपिटल और लेबर में। इसलिए ये पाथ इस तरह से दिखाया गया है। ठीक है, पहले 20,000 खर्चा हुआ, 30,000 खर्चा हुआ, डिफरेंस 10,000, फिर एक 30,000 से 40,000, फिर डिफरेंस 10,000। लेकिन एक्सपेंशन यहां पर बढ़ गया है। अगर मैं 40 और 20 में फर्क देखूं, 30 को हटा के, मतलब मेरा 20% और ज्यादा खर्चा हुआ है यूनिट्स ऑफ लेबर और यूनिट्स ऑफ कैपिटल में। इसीलिए ये मार्क को ओपन मार्क कहा गया है, इसको क्लोजिंग नहीं हुआ है, ओपन मार्क कहा गया, किया गया है। ठीक है, एंड लुक एट दिस एरो, PQR तीनों को टच करके जा रहा है। ठीक है, मतलब एक्सपेंशन रेट इज गोइंग हायर एंड हायर। दिस इज द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट। ये बेसिकली, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये बेसिकली जो प्रोडक्शन टीम होते हैं, जो मैनेजमेंट्स के टॉप लेवल मैनेजमेंट्स होते हैं, जो बजट पास करवाते हैं, फंड रेज करते हैं या फंड को रिलीज करते हैं, बिफोर रिलीजिंग द फंड दे यूज टू कैलकुलेट दिस every entire thing, whether it is input, whether it is output, what will be the total cost, what will be the output cost, what will be the fixed unit cost. Each and everything they minutely calculate, and based on their calculations they release the fund. Okay, इसीलिए whatever the funds that may be given to the supervisor or any authorities who is been given the permission to build a building or whatever else, they had to cut short the cost to make it fixed. इसीलिए कोई सुपरवाइजर को अगर बिल्डिंग बनाने के लिए बजट रिलीज किया जाता है, तो वो मिनिमम खर्चा में ही अपना प्रॉफिट दिखाते हैं कंपनीज को कि मैंने इतना खर्चा में आपका ये बिल्डिंग तैयार करके दिया है। हो गया, दिस इज कॉल्ड द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट। देखो समझ में आया तो ठीक, नहीं है तो फिर दोबारा समझाऊंगा। अरे सब सो गया क्या? नहीं सर। नो सर, समझ आ गया। अरे इतना जल्दी कैसे समझ आ गया? हो ही नहीं सकता, सुना ही नहीं होगा तुम लोग। ठीक से बोलो प्लीज, दिस ऑल गोइंग टू कम फॉर योर एग्जामिनेशन। एक्सप्लेन द टर्म, सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर।
ठीक है, तो समझ में आ गया. कैन आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड देन? एज फार एज योर कंसर्न, कैन आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस सर. ओके, चलिए मैम. There is another mathematical calculations that is called Cobb-Douglas production functions. Now, Cobb-Douglas production functions put a production function relating to the output in American manufacturing industries from 1889 to 1992 to labor and capital. ये दोनों बंदा है कॉब एंड डॉगलस. इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है अमेरिका में रहते हुए, जिन एक्सपेरिमेंट्स 1889 से 1992 तक, जहां पर कॉस्ट और कैपिटल्स को लेके इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया है. क्या एक्सपेरिमेंट किया है? और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इन्होंने कुछ फॉर्मूलाज तैयार किए हैं. दे यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला. फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इसको एक्सप्लेन करने की कोई बात नहीं है. P इक्वल टू टोटल आउटपुट. ठीक है. L इंडेक्स क्या है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर. और C इज कैपिटल. ठीक है. तो P इक्वल्स टू BL. ये क्या है? A है कि O है? AC 1 minus A. This is the formula of functions of productions given by Douglas and Cobb. इन्होंने इस फॉर्मूला का इजाद किया था इन 1899 से लेके 1922 तक. After getting through lot of experiments, doing lot of experiments, finally they have come to the conclusion that if I need to calculate my labor, my capital, my outputs, my employmentability, then we have to put this into the formula. And what is the formula? That is P equals to BLA, BL power to the A, C power to the 1 minus A. डायरेक्ट A बोलोगे तो कैपिटल A हो जाएगा, इसलिए इसे पढ़ेंगे कैसे? P equals to BL power to the AC power to the 1 minus A. ठीक है. Where P is the total output, L is the index of employability, मतलब एम्प्लॉयमेंट या लेबर जो भी है, और C is called the capital. नेक्स्ट स्लाइड मैम. The exponents A and 1 minus A are the elasticities of productions. अब ये जो exponents measurements दिया गया है, इस चीज को याद रखिएगा. A stand for the exponent A और 1 minus A stand for elasticities of productions. और what is elasticity? मैंने पढ़ाया था ना आपको. What is elasticity? हेलो. So Yes, यस sir. सर. यस सर. elasticity of demand मैंने पढ़ाया था ना. सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब जिसमें हम लोग डिमांड को ऑल्टर कर सकते हैं, लाइक इट्स नॉट वेरी नेसेसिटी. Yes, when a change occur in one of the variable that buyer considered a part of their production purchase decision, or you can say elasticity of demand means the relationship between demand and other variable such as price and the availability of the substitutions, advertising pressure and customer income. फॉर एग्जाम्पल इस चीज को और थोड़ा सा अगर इलाबोरेट करें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मैंने ये बताया था, फर्ज करो आपके पास 100 रुपया है, आप एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए जा रहे हो या एक दवाई खरीदने के लिए जा रहे हो. प्रोडक्ट बोलूंगा तो गलत होगा, एक दवाई खरीदने के लिए जा रहे हो. यू आर वांट टू परचेज एन मेडिसिन होता है. अब जो कंपनी लेवल की आप मेडिसिन खरीदने के लिए जा रहे हो, आपको वो नहीं मिल रहा है, लेकिन उस मेडिसिन का कॉम्बिनेशन देख के आप दूसरे सब्स्टिट्यूट मेडिसिन आप ले सकते हो. दिस शिफ्टिंग ऑफ डिमांड और परचेजिंग डिसीजंस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब वही चीज यहां पर आ जाते हैं. इलास्टिसिटी तब किसे कहते हैं? अब एक एक चीज को हम जब जोड़ेंगे ना, तब जाके ये आपका फॉर्मूला क्लियर होगा, इसलिए बेस को आप मत भूलिए. नाउ दिस मेजर्स the percentage response to output to percentage change in labor and capital respectively. चलिए, the function estimated for the USA by Cobb and Douglas, P equals to 1.01 L 0 power to the 0.75, capital equal to 0.25. ये सब वैल्यू है.
R square equal to 0.949. The coefficient of determinations R2 means that 94% of the variations on the dependent variable P were accounted by the variations in independent variable L and C. ये सब चीज आप लिख पाओगे ना, बहुत खतरनाक कैलकुलेशंस है। ठीक है, क्या बता रहा है? द कोएफिशिएंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट? एक एक चीज को हमको समझना पड़ेगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट पहले समझाओ। व्हाट इज कोएफिशिएंट? बताओ, व्हाट इज कोएफिशिएंट? एनीवन? द नंबर which is placed before another quantity and which multiplies it. For example, 3 in the quantity 3. वो संख्या जो किसी अन्य मात्रा के पहले आकर उससे मल्टीप्लिकेशन या गुना की जाती है, जैसे 3 संख्या में 3 क्वांटिटी और 3 समान। इस टेक्निकल कैलकुलेशंस को हम कोएफिशिएंट कहते हैं, है ना? तो यहां पर क्या बता रहा है? पहले कोएफिशिएंट का मतलब समझ में आया? ठीक है, तो द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशंस R2 मींस द परसेंट ऑफ वेरिएशंस ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल? व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल? देखिए, आप लोग चुप रहिएगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन दैट ऑफ अनदर, दूसरे पर निर्भर है, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्वांटिटी डिपेंडेंट है सब्स्टिट्यूशन पे, क्वांटिटी डिपेंडेंट है प्राइस पे, क्वांटिटी डिपेंडेंट है टैग पे, या टैग डिपेंडेंट है या प्राइस डिपेंडेंट है, या मेरा क्वांटिटी डिपेंडेंट है प्राइस पे। दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब है कोएफिशिएंट मतलब R2, R2 का मतलब हो गया वेरिएशंस। ठीक है, वो डिपेंडेंट है आपके वेरिएबल्स पे। फर्ज करो मेरे पास 100 रुपीज का पैसा है, मैं ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए जा रहा हूं बाजार में, मुझे नहीं मिला। अब मैं डिपेंडेंट हूं किस पे? एक और नए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पे। कॉम्बिनेशन मेरा वही रहेगा, कंपनी का नाम अलग रहेगा। दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, और यू कैन से दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, समझ में आया? प्लीज ओके, हाँ या ना कुछ बोलो। डिपेंडेंट वेरिएबल वेयर अकाउंट बाय द, अच्छा, कभी कभी क्या होता है वाइस वर्सा, some dependent variables are also been accounted on independent variable, that is L and C. L and C का मतलब होता है लेबर एंड कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब करो जो प्रोडक्ट आप बाजार में खरीदने के लिए जा रहे हो, आप अब निर्भर किसमें हो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल लेबर एंड कॉस्ट। फर्ज करो कि जो सामान आप खरीदने के लिए गए हो दुकान में नहीं मिला, दुकानदार आपसे कहा है कि सर लेबर छुट्टी में है या कॉस्ट बढ़ गया है, दोनों में से कोई एक है। अब आप क्या कीजिएगा? आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर तो डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो, आपको फिर दोबारा दूसरे में जाना पड़ेगा। दूसरे में मतलब आप इंडिपेंडेंट हो गए टू चूज सम अनदर प्रोडक्ट, बिकॉज व्हेन आई वाज डिपेंडेंट on some other product that was not available in the market. Now I had to shift my demand. This is called demand of elasticity. And now I had to change my demand to another invariable independent demand. And what is the independent demand? The next substitution. This is called the coefficient of the exponents a and 1 minus a. ठीक है? Is it clear? देखो, जल्दी जल्दी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं टाइम लेके पढ़ा रहा हूं। पेपर ये वाला थोड़ा सा टफ है, आई अंडरस्टूड। अगर समझ में नहीं आ रहा है प्लीज आस्क मी, देन आई कैन ओनली प्रोसीड्यूर। अगर कोई भी डाउट है, एक्सप्लेन लास्ट स्लाइड वंस अगेन। इतना आयुनी सर एक बात बताओ, मुझे इतना आपको इतना ये क्यों करना पड़ेगा?
रिक्वेस्ट क्यों करना पड़ेगा? तो प्लीज डू हैव एनी डाउट, बार बार बोल रहा हूं, आप लोग एक बार में बोलना सर एक और समझाइए, क्या इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना No, sir, अच्छा I was समझो just waiting उतना। for you to just complete your sentence so that I can say. No, before that I have already told you that whether it is clear to you or not. If not, please ask me again. I am ready to explaining once more, but no response from any one of you. Okay, चलिए कोई बात नहीं, अगेन समझाता हूं। द फंक्शन एस्टिमेटेड फॉर द, ये कैलकुलेशंस जो बेसिकली होता है ना डॉगलस एंड कॉप का, ये मैक्सिमम यूएसए बेस्ड कैलकुलेशंस है, ठीक है। और इस फंक्शंस को फिलहाल अभी हाल फिलहाल में इंडिया वालों भी यूज कर रहा है, बिकॉज ये कैलकुलेशंस करने से हमारा जो एग्जैक्ट खर्चा है या हमारा एग्जैक्ट जो एस्टिमेशन है, इसमें हम रोक लगा सकते हैं, या फिर हम अपना जो Sir, just a second, your voice is cracking a bit. ओके नाउ मैं सोच रहा हूँ, अभी जस्ट मैं क्लास लेके आया था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा बैठ के पढ़ा था, तो आई वाज स्टैंडिंग हियर इन क्लास। ओके अब क्लियर है? Sir, just Now is it say clear to you? something. Yes, sir. ओके पहले समझ लो, डॉगलस एंड कॉप जो है ये एक्सपेरिमेंट 1899 से लेके 1992 तक किया। एग्जैक्ट एक्सपेंसेस, एग्जैक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल रिसोर्सेस, चलिए तन्मय है तो हिंदी में बोल देता हूं। ये डॉगलस और जो कॉप है, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट 1899 से लेके 1922 तक किया था, 1992 तक किया था, बेस्ड ऑन कैपिटल और लेबर को लेके। रीजन ये था कि हम खर्चा कैसे करते हैं, हमारा एक्सपेंसेस कहां पर ज्यादा हो रहा है, एक्सपेंसेस कम हो रहा है, कहां हो रहा है, अगर हमारे पास इतना रिसोर्सेस है तो ज्यादा कहां लग रहा है, कम कहां लग रहा है। इस एस्टिमेशंस को कैलकुलेशंस करने के लिए कॉब एंड ये जो मिस्टर कॉब एंड डॉगलस था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अपार्ट फ्रॉम दैट कैलकुलेशंस को थोड़ा और एडवांस लेवल में किया। क्या कैलकुलेशंस किया कि हम ऐसा कोई उपाय या ऐसा कोई फॉर्मूला इजाद करते हैं जिस फॉर्मूला से हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स में कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल उस वेरिएबल्स को कहते हैं जहां पर हम कोई सब्स्टिट्यूशंस पे डिपेंड नहीं होते हैं। हम एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए बाजार में जा रहे हैं, उसी प्रोडक्ट को मुझे चाहिए, अगर नहीं तो आई नीड टू रिटर्न बैक फ्रॉम माई शॉप, फ्रॉम द शॉप। ये एक हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज दैट वेरिएबल देयर इज ऑलवेज अ सब्स्टिट्यूशंस रिलेटेड टू द प्राइस। If I want to purchase a 100 rupees product from my shop, if it is not available in the market, then I can go for another substitution based on the combinations. यही दोनों चीजों के फर्क में ये डॉगलस एंड कॉब ने ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किया है। इसलिए A is exponent and A minus 1 minus A is another exponent. मतलब A dependent variable, 1 minus A is another independent variable. Dependent variable में P equals to 1.0 1L power to the 0 C रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है। बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशंस इसका रिलेटिव R आ रहा है, देखो 0.94 0.9409। यहां 94 जो है इट इज अ परसेंट ऑन वेरिएबल डिपेंडेंट प्रोडक्ट्स। 94 जो है ये डिपेंड्स ऑन वेरिएबल प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? आई हैव अ कैपिटल ऑफ दिस मच अमाउंट ऑफ, or I have a resources of this much amount, and now I have to depend on the dependent variable only. Okay, this can be calculations. 1 minus A or A minus 1 means independent variable. Sometimes though I have the same amount of resources, but I can look and go for the substitutions. Okay, so ये calculations को ही Cobb and Douglas calculations कहा गया है। अब क्लियर है? और कुछ इसमें फंडा नहीं है। इसका मतलब Cobb and Douglas ने दोनों चीज पे एक्सपेरिमेंट्स किया है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट पर हम सब्स्टिट्यूशंस ले लेते हैं, हम उसी प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं होते हैं। आई कैन गो फॉर एनी अदर सब्स्टिट्यूशंस। और डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आई हैव टू डिपेंड ऑन द सेम, मेरे लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये दोनों चीज का रिलेशनशिप निकालने के लिए कॉब एंड डॉगलस ने ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किया है। नाउ इट इज क्लियर टू यू? यस सर। Yes, sir.
पक्का? यस सर, यस। कंफर्म? कंफर्म? ठीक है, आई नीड टू टेक अ ब्रेक ऑफ 1 or 2 minutes बिकॉज अभी 2 बजे से फिर मेरा क्लास है. लेट अस स्टॉप हियर.